मूवी के स्टार्ट में हमें पार्ट 1 के 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कॉल जिससे भी वो बात बताता है कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि पुलिस को कल्ट के मेंबर्स की डेड बॉडीज नहीं मिली थी। स्कूल में भी कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता था, बल्कि सब उसे परेशान करते थे। यहाँ तक कि कॉल के पेरेंट्स भी उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि कॉल का मेंटल बैलेंस खराब हो गया है, इसलिए कॉल के पेरेंट्स कॉल को मेडिसिन खिलाते हैं। कॉल को साइकाट्रिक स्कूल भेजने की तैयारी की जाने लगी, लेकिन कॉल को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्कूल में एक नई फीमेल स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम फोबी था। कॉल फोबी के हाथ पर वही टैटू को नोटिस करता है जो उसने बी के हाथ में देखा था। कॉल के पेरेंट्स जब कॉल को साइकोलॉजिकल स्कूल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तब कॉल को उनके इंटेंशंस का पता चलता है। जब कॉल मेलनी को ये बात बताता है तो मेलनी कॉल को 1 हफ्ते के लिए अपने साथ ट्रिप पर ले जाती है। उन लोगों के साथ मेलनी के कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे होते हैं। फोबी को अपने लॉकर में उसके बचपन की डॉल, एक नोट और चाबी के साथ मिलती है। फोबी सोचती है कि शायद उसके केयरटेकर ने ये रख दिया होगा। कॉल को ढूंढते हुए उसके पेरेंट्स मेलनी के फादर के घर आते हैं और वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। कॉल के पेरेंट्स वहीं रुककर उनका वेट करते हैं कि मेलनी शायद कॉल बैक करेगी। दूसरी तरफ मेलनी और बाकी फ्रेंड्स एक गेम खेल रहे होते हैं। कॉल और मेलनी को एक साथ देखकर मेलनी का एक फ्रेंड गुस्सा हो जाता है और वो कॉल को तंग करने लगता है। मेलनी का एक और फ्रेंड कॉल से कल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करता है। इन क्वेश्चन की वजह से कॉल को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मेलनी अपने फ्रेंड्स को मना करती है कि वो कॉल को परेशान ना करे, और बातों बातों में मेलनी के मुंह से उस डिमोनिक बुक का नाम निकल जाता है। कॉल ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने उस बुक का नाम किसी को नहीं बताया था, तो मेलनी को उस बुक का नाम कैसे पता है। अब यहाँ मेलनी रिवील करती है कि वो अभी अब कल्ट का हिस्सा हो चुकी है। उसने बुक साइन कर लिया है और डीमन को खून देने का प्रॉमिस किया है। ये कहकर मेलनी अपने फीमेल फ्रेंड का गला काट देती है और उसे सेक्रीफाइस कर देती है। यह हम जान पाते हैं कि मेलनी के दोनों मेल फ्रेंड्स भी उसके साथ मिले हुए हैं। यहाँ आना और कॉल को अपने साथ में ले आना उनका प्लान था, और इतनी देर में वहाँ बाकी कल्ट के मेंबर्स यानी बी के फ्रेंड्स भी यहाँ आ जाते हैं, लेकिन बी वहाँ नहीं आती। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि बी के सभी फ्रेंड्स मारे गए थे, लेकिन ये अब कैसे जिंदा हो गए हैं। असल में इन्होंने मरने के बाद डीमंस से प्रॉमिस किया था और डेविल बनकर वापस लौटे हैं, लेकिन सनराइज होने से पहले उन्हें अपना रिचुअल पूरा करना होगा, नहीं तो वो 2 साल के लिए हेल में फंस सकते हैं। वो सब कॉल का खून लेना चाहते हैं, लेकिन तभी वहाँ फेबी आ जाती है, क्योंकि उसके वाटर क्राफ्ट में गैस खत्म हो गई थी और वो हेल्प मांगने के लिए यहाँ आई थी। फोबी जब उस लड़की को जमीन पर गिरे देखती है तो वो सोचती है सब कोई गेम खेल रहे हैं, और फोबी वहाँ से चली जाती है। इसी दौरान कॉल को भागने का मौका मिल जाता है और वह भागकर वाटर क्राफ्ट तक आ जाता है, और फोबी और कॉल वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं। फोबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। वह कॉल के साथ एक माउंटेन पर चली जाती है। यहाँ पर कॉल फोबी को मेलनी के कल्ट के बारे में सब कुछ बताता है। तभी वहाँ पर ब्लास्ट होता है और स्मोक की वजह से मेलनी को यह पता चल जाता है कि कॉल कहाँ पर है। ब्लास्ट में दोनों बच जाते हैं, लेकिन फोबी कॉल को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है। फोबी एक जगह पर पहुँचती है जहाँ पर वह देखती है एक आदमी कार के साथ खड़ा होता है। वो उस आदमी से लिफ्ट मांगती है, तभी वहाँ कॉल भी आ जाता है। दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तब यहाँ कल्ट की एक मेंबर आती है और वह कार के ओनर को जलाकर मार देती है। इसके बाद वह फोबी और कॉल पर भी अटैक करती है, लेकिन कॉल कार को उसके ऊपर चला देता है और कार पत्थरों के बीच में फंस जाती है। कॉल को मेलनी के कल्ट मेंबर्स की आवाज़ सुनाई देती है और वह फोबी के साथ गाड़ी के नीचे छुप जाता है। यह लोग आकर कॉल को ढूंढते हैं। कॉल और फोबी जहाँ पर छुपे थे वहाँ पर एक सांप आ जाता है। कल्ट का एक मेंबर गाड़ी के पास चेक करने जाता है तो फोबी सांप को उसके ऊपर छोड़ देती है, जिससे वो डर कर भाग जाता है। अब कॉल और फोबी एक केबिन के पास जाते हैं, तभी रास्ते में उन्हें कल्ट की एक और मेंबर मिल जाती है। उस कल्ट मेंबर को गोली लग जाती है और वो पत्थरों के बीच में फंस जाती है। कॉल और फोबी उसकी टांगों पर लटक जाते हैं, जिससे उसका सर पत्थरों में फंसा रह जाता है और बाकी बॉडी अलग होकर नीचे गिर जाती है और वो मारी जाती है। तभी एक और कल्ट का मेंबर वहाँ आता है और दोनों उनसे बचते बचाते एक बोट के पास चले जाते हैं। कल्ट का वो मेंबर उनके पास आने लगता है, लेकिन फोबी कैसे भी करके उसे पानी में फेंक देती है। कॉल और फोबी बोट को चालू करते हैं। कल्ट का मेंबर बोट के नीचे आ जाता है, जिससे वो पंखे से कटकर मर जाता है। ये सब कुछ मेलनी और उसके बाकी फ्रेंड्स भी देख रहे होते हैं। कल्ट के 2 मेंबर्स रिचुअल को अकेला छोड़कर जाने लगते हैं, तभी वह जलकर राख हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डिमन से डील हुई थी कि वो रिचुअल को पूरा करेंगे।
मेलेनी को एक आइडिया आता है। वो कॉल के पेरेंट्स को कॉल करती है और उन्हें बहाने से अपने पास बुलाने के लिए यह कहती है कि कॉल ने ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से बेहोश हो गया है। कॉल और फोबी केबिन में आ जाते हैं। उन्हें एक सीक्रेट डोर भी मिलता है जो कि लॉक्ड था और उस लॉक की चाबी का कोड फीबी को उसी नोट पर मिलता है जो उसे उसके लॉकर में मिला था। कॉल के पेरेंट्स यहाँ आ जाते हैं। मेलेनी उन्हें कहती है कि कॉल पागल हो गया है। कॉल के पेरेंट्स उसे ढूंढते ढूंढते उसी केबिन में आ जाते हैं। कॉल और फोबी वेपन्स के साथ बाहर आते हैं। ये वेपन्स उन्हें सीक्रेट डोर के अंदर ही मिले थे। यहाँ कॉल और कल्ट के मेंबर के बीच फाइट होती है। कल्ट का मेंबर कॉल को मारने ही वाला होता है, तभी ऊपर से एक चीज गिरती है जिससे कल्ट का मेंबर मर जाता है। कॉल और फोबी वहाँ से भाग जाते हैं और उनके साथ उनके फादर भी होते हैं। दूसरी तरफ मेलेनी अपने फादर को मार देती है। कॉल के फादर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं और उसे बेहोश करके घर ले जाने लगते हैं। मेलेनी को फोबी मिल जाती है और इन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होती है। मेलेनी फोबी को हराकर उसे एक जगह पर बांध देती है। कॉल को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक गाड़ी में है और पेट्रोल पंप के पास खड़ा हुआ है। वो कार को लेकर लेक की तरफ दोबारा चल जाता है। कॉल खुद को मेलेनी को सौंप देता है। मेलेनी उसका खून निकाल लेती है और तभी पानी से बी निकलकर बाहर आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि बी बचपन में फोबी की बेबी सिटर थी। यहाँ कुछ पुतलों में से कल्ट के मरे हुए मेंबर्स भी बाहर आते हैं। मेलेनी कल्ट के 2 मेंबर्स के ब्लड को मिलाती है और बी के अलावा सब उस खून को पी जाते हैं। लेकिन खून पीने के बाद उनकी विश तो पूरी नहीं होती है, लेकिन उन्हें उल्टी होने लगती है। इसके बाद वो सभी जलने लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। अब ऐसा उन लोगों के साथ इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें एक इनोसेंट इंसान की खून चाहिए थी, लेकिन अब कॉल इनोसेंट नहीं था। बी यहाँ बताती है कि कॉल ने जब मुझे ऐसा कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया जबकि मैं तुमसे प्यार करता था, यह सुनकर बी तब से बदल गई थी और वह एक अच्छी इंसान बन गई थी। इसके बाद वह फोबी और कॉल की जान बचाने की प्लानिंग करती है और सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हुआ। कॉल का यहाँ आना भी बी के प्लान के मुताबिक था। बी सब कुछ बताने के बाद वो भी खून पी लेती है क्योंकि वह भी एक डीमन थी और उसका मर जाना ही ठीक था। खून पीते ही वह भी जलकर मर जाती है। अब कॉल और फोबी एक साथ थे। यह सब कॉल के फादर भी देख पाते हैं। अब वह भी अब कॉल पर यकीन करने लगे थे। जहाँ यह रिचुअल किया गया था वहाँ पर डीमन की एक किताब पड़ी हुई थी जिसके पेज अपने आप ही पलट रहे थे और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।